Hi, guys. Once again, a very warm welcome to all of you to another wonderful session of CA Foundation Law. In today's session, like I said, we will be touching upon Indian Contract Act. Indian Contract Act का यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 अभी तक आप लोग देख चुके होंगे, काफ़ी लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेना और ये सेशन दोनों को ही हेल्प करेगा. I believe majority of you have seen or started seeing Indian Contract Act. In case there are people who have started with some other act, or in case there are people who could not start at all, do not worry, but please do start. Worrying won't help, starting will help. Okay, so, sir, what is this paper all about? On my first class, I had spoken in ample about CA क्या है, सीए का क्या रोल होता है, सीए का करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, सीए क्यों करते हैं लोग, एंड उसके बाद सीए में क्या लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन में क्या क्या पेपर होता है, उसमें से लॉ का इंपॉर्टेंस, ये सारा बातचीत हम लोग ले कर चुके. वी हैव डन इट इन द प्रीवियस सेशन, लाइव इंटरैक्टिव सेशन. ओके, वो यूट्यूब में चढ़ाया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में. आज का सेशन में हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफिकली एक टेक्निकल डिस्कशन करेंगे. टेक्निकल डिस्कशन ऑन व्हाट? ऑन द पढ़ाई. लॉ में 5 एक्ट्स है: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड LLP एक्ट. दीज 5 एक्ट्स कंप्राइज लॉ सिलेबस. और ये 5 एक्ट जो है, दीज 5 एक्ट्स, ये 5 एक्ट में हम लोग जिस ऑर्डर में मैंने एक्ट्स को बोला, जिस ऑर्डर में किताब में दिया हुआ है मेरा और इंस्टीट्यूट का दोनों का, उस ऑर्डर में ही पढ़ना है. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करना है, फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, फिर सोगा पढ़ना है. सोगा का मतलब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड फिर कंपनीज एक्ट एंड LLP. एंड उसके साथ साथ सर BCR जो 40 मार्क्स का है, हाँ वो भी करना है. वो अपने आप लोग करना, पैरेलली दोनों शुरू करना है. मैं यही आइडिया दिया था, बट अगर आप लोग को जानना है कि कौन सा पहले शुरू करूं, ऑफ कोर्स लॉ इज द पेपर टू स्टार्ट विद. मतलब लॉ इज द पोर्शन टू स्टार्ट विद इफ यू वांट टू स्टार्ट विद एनी वन ऑफ द पोर्शंस, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू स्टार्ट विद बोथ द पोर्शन. तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? अच्छा, एक्ट क्या है? देश का कानून. देश का कानून देश को चलाने के लिए, मेजॉरिटी को यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कराने के लिए अपने देश में कानून रहना अच्छा है. यही तो है फंक्शन या सुविधा ऑफ कानून. लॉ इसीलिए तो बनाया जाता है जाके सब लोग एक नियम कानून मान के चले और दिक्कत ना हो. और लॉ में एक्सेप्शंस भी किया जाता है कभी कभार, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए कोई कानून गलत हो जाए, इसीलिए एक्सेप्शंस भी होते हैं लॉ में. अच्छा सर, तो लॉ में देश में बनता क्या है? सॉरी, लॉ देश में बनता कैसे है? तो इसका आंसर मैं लास्ट क्लास में आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सिस्टम समझाया था. मैं बोला था पार्लियामेंट या संसद. पार्लियामेंट इंडिया में लॉ मेकिंग ऑथोरिटी है. लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट, और लेट्स से द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट. सर यानी कि गवर्नमेंट पूरा जो देश को चलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट को चुनाव में लाया जाता है. चुनाव में जो जीतता है वो पॉलिटिकल पार्टी या वो कैंडिडेट्स को अपने गवर्नमेंट फॉर्म करने देते हैं, ठीक है, और बहुमत से. और ये जो मेजॉरिटी पॉलिसी से गवर्नमेंट को हम लोग खड़ा करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये गवर्नमेंट अपने को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये गवर्नमेंट का 3 विंग्स है इंडिया में. एक बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव विंग जो कानून बनाएगा, ये पार्लियामेंट का मेंबर्स को हम लोग ही तो खड़ा करते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड दूसरा विंग जो गवर्नमेंट का रहता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग. एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है जो खड़ा हुआ गवर्नमेंट है, वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनता है, और जितना भी देश में 50-60 मिनिस्ट्री होगा, वो 50-60 मिनिस्ट्री का मिनिस्टर को
अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सुने हो, ठीक है, एजुकेशन लार्जली। अच्छा सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाँ मैं थोड़ा ऑफ बिट वाले बोल रहा हूँ सर। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपना पढ़ाई के लिए और अपना प्रोफेशन के लिए। और सर और क्या क्या मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो ये सारा जो मिनिस्ट्रीज है, ऐसा 50-60 मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारा मिनिस्ट्री लोग क्या करते हैं सर, मिनिस्ट्री देश का कानून का पालन करने में सुविधा करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। कानून बना दिया पार्लियामेंट, अब ये कानून को माना जा रहा है कि नहीं ठीक से, ये कौन देखता है, मिनिस्ट्री। और सर मिनिस्ट्री के साथ साथ और क्या है, थर्ड विंग, 3 विंग्स है, एक है पार्लियामेंट जो कि है लेजिस्लेटिव विंग, एक है मिनिस्ट्री जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, और तीसरा विंग ऑफ गवर्नमेंट क्या है सर, तीसरा विंग ऑफ गवर्नमेंट है जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि कानून का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं ये देख रहा है, इसका देखभाल कर रहा है मिनिस्ट्री। बट हो सकता है मिनिस्ट्री भी गलत हो, या फिर कानून बनाया पार्लियामेंट, हो सकता है पार्लियामेंट ही गलत कानून बना दिया। तो चेकर मेकर कॉन्सेप्ट, मेकर को चेक करने वाला अथॉरिटी भी अलग होना चाहिए ना। हाँ, तुम खुद का एग्जाम देके क्या खुद को ही इवैल्यूएट कर देते हो, नहीं, तो सब सीए बन जाएगा, ठीक है। तो चेकर जो होता है वो मेकर से अलग होता है, चेकर एंड मेकर अलग होना चाहिए। तो चेकर यहाँ पे कोर्ट है, जुडिशियरी है। अगर किसी ने चैलेंज किया ये कानून गलत बना, पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया, तो फिर वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में, क्योंकि पार्लियामेंट में गया, या फिर वो अगर मिनिस्ट्री के पास गया, मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट का ही है, और गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये ठीक है कानून। तो कानून से कोई अगर नाराज है, या कानून का इंटरप्रिटेशन से नाराज है, एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है, तो वो जाएगा कहाँ, थर्ड विंग ऑफ द गवर्नमेंट के पास, यानी कि जुडिशियरी के पास। तो देखो कितना इंडिपेंडेंट तीनों विंग्स है। और ये जो लॉ मेकिंग विंग है, लेजिस्लेटिव विंग, पार्लियामेंट, इसी को कहते हैं सर। इंडिया में तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, मतलब एक सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, इतना सारा स्टेट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, अलग अलग देश ही बन जाता है यूरोप जैसा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग एक साथ है, क्योंकि इसका भी बहुत बेनिफिट्स है। ओके, तो सर ये जो इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, स्टेट्स का भी अलग अलग गवर्नमेंट है, हाँ है ना, स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट चुना हुआ वेस्ट बंगाल में, अभी यूपी इलेक्शंस आने वाला है, ठीक है, तमिलनाडु असम में भी स्टेट इलेक्शंस था, ठीक है। ओके सर स्टेट का फिर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सेम यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के तरह ही है, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट के बदले लेजिस्लेटिव असेंबली है, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बदले कौन है, एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का कानून बनाता है, और स्टेट मिनिस्टर्स या स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री संभालता है। एंड स्टेट का भी कोर्ट है, स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो स्टेट का राजधानी में रहता है, जिसके वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कैलकाटा, एंड कैलकाटा में कैलकाटा हाई कोर्ट, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्ट इन इंडिया। ओके सर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी तो कोर्ट रहता है, हाँ, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये मैं समझा दिया था, ये है लीगल स्ट्रक्चर। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आप क्या बोले थे, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में यही बोला था, ये एक्ट 1872 का है सर, सबसे पुराना एक्ट है। तब तो इंडिया भी नहीं बना था, नहीं इंडिया नहीं बना था, मतलब एज इन इंडिया जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है, ये नहीं बना था, इंडिया तो सदियों से था, ठीक है। ओके, तो सर प्रेजेंट पॉलिटिकल जो रूप है, जियो पॉलिटिकल जो रूप है इंडिया का, जो अपना बाउंड्री है, वो 1947 से बना, पार्टीशन के बाद, हाँ है ना, और उसके पहले तो पूरा अलग ही था, इसीलिए बोल रहा हूँ, बट था। तो द फंडा इज सर, इंडिया 1947 के पहले ये एक्ट है, हाँ, बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, क्योंकि इंडिया का ही एक्ट था। तो सर तब बनाया गया था, और उसके बाद अमेंडमेंट्स हुआ, हाँ अमेंडमेंट्स तो जब चाहे कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट, हाँ। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या चीज के बारे में कानून है, देखो तुम लोग सीए बनने वाले हो,
बनोगे, सब लोग बनोगे। सीए जो बनने वाले हो, तो सीए लोग को ना लीगल आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए, लीगल दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट वर्क में दिक्कत आ जाएगा। एलएलपी का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट का एग्रीमेंट, सारा चीज क्या है, एग्रीमेंट है। और जो भी एग्रीमेंट बन रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, ठीक है या गलत है, एक सीए का दिमाग में रहना चाहिए। लॉयर का दिमाग में रहे तो लॉयर का पढ़ाई करेगा, बट एक सीए का दिमाग में रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ एक सीए का सिलेबस में जो लॉ रहता है वो लॉयर लोग का सिलेबस का लॉ से काफी कम, बट जितना रहता है इतना डेप्थ में रहता है, तुम लोग इतना डेप्थ में पढ़ सकते हो कि ये सारे लॉ में तुम लोग एक्सपर्ट बन सकते हो। सर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहे हो? हाँ सर, आप लॉ प्रैक्टिस करते हो, मैं एलएलबी नहीं हूँ, मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, आईएफआरएस किया, इंडस्ट्री में काम किया, इतना साल पढ़ा रहा हूँ और अभी प्रैक्टिस में भी हूँ, फर्म है। तो सर आपका फर्म में क्या आप लीगल एडवाइस देते हो क्लाइंट लोग को? एकदम बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि लॉ पढ़ा रहा हूँ तो वो नॉलेज मिल गया और वो नॉलेज का एप्लीकेशन अभी हो रहा है। तो साफ दिख रहा है सीए का idea on legal matters is much supreme on these laws where you guys are studying. तो ये अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए, करियर के लिए एडवाइस है। ओके, तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताइए, अब एकदम बताइए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। A contract is an agreement which is enforceable by law. An agreement enforceable by law is a contract. कोई अगर कॉपी लेके बैठे हो तो शॉर्ट में लिख सकते हो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक लाइन में लिख सकते हो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर किताब में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो दो चीज समझ में आया सर, कॉन्ट्रैक्ट, ये रिवीजन चल रहा है, मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस enforceability by law. You guys can copy, अपना एक कॉपी बना लो और कॉपी में डेट वाइज लिखते रहो, और मेरा क्लासेस जो कर रहे हो वो तो घर में आराम से करना, ठीक है। ओके, तो सर एक सेकेंड, ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट अग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? अच्छा पहले मैं बता दूं, लॉ में ना एक्ट जो है, एक्ट का बहुत सारा सेक्शंस होता है, और बहुत सारा सेक्शंस का बहुत सारा सबसेक्शंस होता है या क्लॉजेस होता है, ठीक है। ये सेक्शंस याद रखना क्या जरूरी है? सपोज कीजिए मेरे को बोला डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखते वक्त क्या मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 clause H या subsection H of Indian Contract Act, contract is defined as an agreement which is enforceable by law। अगर तुम लिखे तो फुल मार्क्स, अगर नहीं लिखे सर सेक्शन नंबर अगर भूल गया 2H आप जो बोले, तो फिर इतना लिख देना as per provisions of Indian Contract Act, contract is defined as an agreement enforceable by law। सर ज्यादा मार्क्स किसको मिलेगा? दोनों को। तो सर सेक्शन अलग से स्ट्रेस देके याद नहीं रखना है, नहीं, बट कुछ सेक्शंस ऐसा है ना बार बार जो पढ़ रहे हो तो याद हो जाता है, जैसे सेक्शन 2H इज डिफाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई फॉर्मूला दीजिए, मेरा क्लासेस में तो दिया हुआ है बट लाइव सेशन में मैं और एक बार ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते रहता हूँ, जाकि ये सब में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को। सेक्शन 2 ऑफ एनी एक्ट, 90% ऑफ द एक्ट जो है उसमें सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस रहते हैं, तो जितना भी डेफिनेशंस है वो सारा सेक्शन 2 का ही कोई ना कोई क्लॉज में रहेगा। सर ये आसान कर दिया, हाँ ये आसान फॉर्मूला दे दिया। तो सेक्शन 2H, अब H याद रखो,
वो थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 2H talks about contract and basically contract क्या है, agreements which are enforceable by law। सर यानी कि जितना भी एग्रीमेंट्स जिसको लीगली एनफोर्स कर पाएंगे वो सारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यू कैन राइट डाउन, ऑल agreements are not contract but all contracts are agreements। yes, now sir पहले बताइए एग्रीमेंट क्या है, वो भी आसान तरीके से बताइए, और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है। मैं क्लास में भी बार बार ये एग्जांपल दिया और ये रिवीजन सेशन में भी ये इंट्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक हो गया। तो मैं यही बोला था कि अगर आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन खड़ा होता है एग्रीमेंट से तो ही वो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट आप कहोगे। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब, लेट्स से मैं क्लाइंट का पैसा एडवांस में लिया और क्लाइंट को बोला उनको एक लीगल चिट्ठी बना के ड्राफ्ट करके दूंगा। उनका पैसा मेरे को बैंक ट्रांसफर उन्होंने कर दिया, मैं इनवॉइस रेज कर दिया, बट उनको जो चिट्ठी बना के देना था लीगल चिट्ठी, वो ड्राफ्टिंग मैंने किया नहीं और उनका समय बीत गया ये चिट्ठी जमा देने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी ड्राफ्ट करके उनको देना था और ये ड्राफ्टिंग का काम मैंने लिया था एज ए सीए, बट मैंने समय के अंदर उनको ये ड्राफ्टिंग करके नहीं दे पाया। तो बोलो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में या ये एग्रीमेंट में मेरा काम, मेरा लीगल ऑब्लिगेशन मैंने निभाया, जो वादा किया था निभाया नहीं, तो it is breach of contract। It is a contract because it was an agreement enforceable by law। legally binding obligation था मेरा। अगर मैं ड्राफ्टिंग कर देता, वो जमा दे देता, बट उसने अगर पैसा नहीं देता, had he not given me the money, was it a breach on his part? Yes, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है। तुम घर में हर सुबह उठ के एंटाइटल फील करते हो कि घर में नाश्ता मिल रहा है, एक दिन मम्मी या कोई जो नाश्ता दे रहे तुमको नहीं मिला तो तुम कंप्लेन करोगे, कोर्ट में जाके केस कर पाओगे? नहीं। यू कैन नॉट सू योर फैमिली फॉर नॉट गिविंग यू ब्रेकफास्ट। बट अगर वही चीज तुम कहीं पे रहते, बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि कोई होटल में बुक किए रह रहे हो और वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है जिसका पैसा तुम दे चुके हो, तो वहां पे अगर तुमको ब्रेकफास्ट नहीं सर्व करता है तो तुम कोर्ट में जाके लीगली एनफोर्स करा पाओगे परफॉर्मेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लीगली एनफोर्स किया जा सकता है, जिससे लीगल ऑब्लिगेशन खड़ा होता है। यही है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। सर एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट तो आसान है बेटा। एग्रीमेंट हो गया अगर मैंने ऑफर किया, सर क्या ऑफर कर रहे हो कि अगला हफ्ता फिर मिलेंगे, वेडनेसडे को, अगला हफ्ता फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, ये मैं ऑफर किया, क्या आप लोग मंजूर हो? आप लोग ने रिएक्ट किए, कर दो रिएक्ट, मिलोगे तो ठीक है। आप लोग ने रिएक्ट किए कि सर हाँ मिलेंगे, वेरी गुड, ठीक है, बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। सो द फंडा इज, if you are reacting and if you are agreeing, if you are accepting my offer, that acceptance of an offer makes it a agreement। So agreement is what, sir? In short, agreement is basically, in short, offer plus acceptance। सर एग्रीमेंट का भी डेफिनेशन आपको याद है? मेरा कुछ सारा चीज याद है, पढ़ाते पढ़ाते मतलब सालों हो गया, ठीक है। ओके, ऑल राइट सर। 2E सर हम लोग कैसे याद रखें? याद हो जाएगा बेटा बार बार देखने से, मेरे को भी बार बार देख के याद हुआ, मतलब पढ़ाते, ठीक है। तुम लोग भी बार बार देखोगे, याद रह जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ओके सर। Sir, agreement is equal to offer plus acceptance. So when an offer is accepted, it becomes agreement.
सर बट एग्रीमेंट का डेफिनेशन बुक में तो कुछ और दिया हुआ है। हाँ, आपको पता है, ऑफ कोर्स, promises or set of promises forming consideration for each other. Promises or set of promises forming consideration for each other. Section 2E, पहला पन्ने में कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया रहता है किताब में। सर आप भी बुक खोल के थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, दिखा रहा हूँ थोड़ा देर में, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दूं। ओके सर। सर इसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का भी आपका डेफिनेशंस है, सेक्शन 2A एंड 2B। एंड उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद सर बुक में क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर यूनिट 1 में यही सब कवरेज है। हाँ, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं बुक से एक बार फ्लो में दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑफर को अलग से डिटेल में कराया गया है, रूल्स ऑफ ऑफर, व्हाट इज ऑफर, हाउ इज ऑफर डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, एंड ऑल्सो देयर आर टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, तो क्या क्या सर, रूल्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर एटसेट्रा। एंड फिर एक्सेप्टेंस का भी रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये सारा टॉपिक्स ऐसे करके दिया हुआ है बुक में। पहले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, फिर व्हाट इज एग्रीमेंट, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बीच में और एक टॉपिक है सर, ये ऑफर एक्सेप्टेंस के मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं है, वो नीचे ही है, बीच में है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस फ्लो में कोई भी किताब में है, मैं पहला ही दिन बोला था किताब लेके डरो मत। स्टूडेंट्स लोग, आप लोग इनएक्सपीरियंस्ड हो, ऑफ कोर्स आपका मन में बहुत सारा डर है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, क्या होगा क्या पता नहीं, एकदम डरिए मत, मेरा नंबर है, संपर्क कर लीजिए जब भी डर लगे। और डर क्या चीज का है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा किताब से पढ़ूं? अरे भाई, इंडिया में लॉ पार्लियामेंट बना रहा है, तो कोई सोमोदीप्तो दास लॉ नहीं लिखा, और कोई भी और ऑथर भी लॉ नहीं लिखा, कोई टीचर भी लॉ नहीं लिखा। लॉ लिखने वाला अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट को है, और वो कानून को हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कोई भी किताब में एक ही चीज लिखा होगा। ये पहला दिन भी कह चुका था, तो इसीलिए कोई डरिए मत, लॉ का जो बोली है वो हर जगह में एक है। सर ये पॉइंट तो आपका किताब में नहीं है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल में, सजावट थोड़ा अलग है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डरिए मत, क्लास में कवरेज है। अगर सर एक दो चीज क्लास में नहीं है, अरे एडिशनल लाइव सेशन तो दे रहा हूँ, डर क्यों रहा है? जिन लोग का मन में ये सब डर रहता है उन लोग को, ठीक है, डरो मत, डर के आगे जीत है, ये तो अच्छा लाइन है। ओके, नाउ तो द फंडा इज सर, ये ऑर्डर में सजाया हुआ है, हाँ ऑलमोस्ट यही ऑर्डर में सजाया हुआ है आपका किताब में, यूनिट 1 में टॉपिक्स। ओके सर, तो पहले एग्रीमेंट, फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर एग्रीमेंट, फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर लास्ट में दिया हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओके सर, अब थोड़ा बुक दिखाएंगे? बिल्कुल बुक दिखाऊंगा, बिल्कुल बुक दिखाऊंगा। बुक दिखाने से पहले आई वांट यू गाइस टू प्लीज री-लॉग इन, इट विल एक्ट एज अ ब्रेक। बुक मैं तब तक खोल रहा हूँ, री-लॉग इन कर लीजिए। यहाँ पे 3 मिनट बाकी है, बट ठीक है, री-लॉग इन कर ही लीजिए। थैंक यू, सी यू ऑन द अदर साइड। जस्ट री-लॉग इन करिए इमीडिएटली, प्लीज री-लॉग इन ऑल ऑफ यू, एक बार खाली री-लॉग इन करना पड़ेगा।